नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीएसपी प्रमुख का बड़ा फैसला सामने आया है। आकाश आनंद को फिर दी गई मायावती के द्वारा जिम्मेदारी। आकाश आनंद को पार्टी में बड़ा पद दिया गया। आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद पर भरोसा जताया है। कुछ महीने पहले ही उन्हें सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मायावती के द्वारा। और अब कहा जा रहा है कि चुनावी कैंपेन को भी वो लीड करने वाले हैं आने वाले समय में। तो आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, और आने वाले चुनाव कैंपेन्स को भी वो लीड करेंगे। तो ये बड़ी जिम्मेदारी मायावती की तरफ से उन्हें दी गई। और सहयोगी हमारे विवेक कश्यप फोन लाइन पर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या मामला रहा? पहले कुछ महीनों पहले ही मायावती ने सभी पदों से उन्हें विमुक्त कर दिया और एक बार फिर से उन्हें अब जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 6 महीने पहले आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद वो पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं थे। फिर आज दिल्ली में बैठक हुई, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के जो भतीजे आकाश आनंद, उनको एक बार फिर मुक्त धारा की राजनीति से जोड़ा गया। और आज जो मीटिंग हुई है वो काफी हाई लेवल की थी। सभी जोनल पहुंचे थे वहां पर और नेशनल कोऑर्डिनेटर पहुंचे थे। ऐसे में आकाश आनंद का जो आज फैसला लिया गया वो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है बसपा के लिए। ऐसे में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि आकाश आनंद को 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले वो सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन आज जब उनको जिम्मेदारी दी गई है वो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की है। उनमें से आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल और राजा राम नाम शामिल है। और साथ ही आपको बता दें रामजी गौतम जो कि संगठन में बिहार के प्रभारी भी है, अब वो आकाश आनंद को रिपोर्ट सौंपेंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आकाश आनंद को। तो आज के जो ये फैसला लिया गया कहीं ना कहीं बसपा के जो युवा, क्योंकि जब कहा जा रहा था कि जब आकाश आनंद बसपा पार्टी में आए थे, कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाली थी, तो कहीं ना कहीं जो युवा थे काफी उत्साहित थे और कहीं ना कहीं बसपा में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे थे। तो एक बार फिर युवाओं में कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार हुआ है, जिस तरह से आकाश आनंद को आज चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और साथ ही इनके नीचे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को रिपोर्ट सौंपेंगे। आकाश आनंद खुद समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने मीटिंग की थी, तमाम जो कोऑर्डिनेटर से उनसे बातचीत की थी, क्योंकि कहा जाता है बसपा कैडर बेस्ड पार्टी है। बसपा में कैडर बेस पर ही काम किया जाता है और साथ ही जितने भी मंडला हैं उनको बुलाया जाता है और अपने क्षेत्र में काम करने के लिए तमाम जो दिशा निर्देश है वो मायावती देती थी। अब कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी भी आकाश आनंद को दी गई है। जी बिल्कुल विवेक, जिम्मेदारी तो दी गई है। आपने जो कहा कि युवा फैक्टर भी बहुत बड़ा एक कारण है इसके पीछे कि उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये फैक्टर कितना काम करेगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि पारिवारिक उनका ये मामला है। पहले भी कई बार मायावती नाराज हो चुकी है, कभी खुश हो जाती है, कभी नाराज हो जाती है। क्या ये फैक्टर भी माना जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जब आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया गया था और जो सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था, वो कहीं ना कहीं पारिवारिक कला को लेकर बातचीत सामने आई थी। ऐसे में जब आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि इससे पहले जब वो लोकसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे तो देखा गया तो तमाम जहां पर इन्होंने अपनी रैलियां की वहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। रैली को पूरा सक्सेस किया था। कहीं ना कहीं जो पूरी रूपरेखा तैयार की थी वो खुद कोऑर्डिनेटर होने के नाते आकाश आनंद देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसी के तर्ज पर फिर एक बार उनको जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही यूपी में 2027 में चुनाव हो, इसके लिए लगातार मायावती समय समय पर बैठक करती है, सभी कैडर बेस्ड लोगों को बुलाती है, सभी मंडलों को अध्यक्षों को बुलाती है। और साथ ही मायावती ने खुद इससे पहले कहा था कि हम बूथ लेवल पर काम करेंगे, लोगों के घर घर जाकर बसपा के जो कार्यकर्ता हैं और जो बूथ है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। अब कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़ा गया आकाश आनंद को आज जो नई जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात है कि इसका असर 2027 के चुनाव पर कितना पड़ता है और खासकर युवा कितने जुड़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पार्टी में आकाश आनंद युवाओं को काफी पसंद करते हैं। तो जब युवा उनको पसंद करते हैं तो युवा कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही उनको फॉलो भी करते हैं। इससे पहले भी चुनाव के प्रचार प्रसार में काफी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा बिल्कुल, अब देखना ही होगा कि युवा कितनी वाकई में उनकी बात सुनते हैं। ये तो 2027 में ही पता चलेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।
और चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सेना और राष्ट्र की एकता पर जोर देते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेना राष्ट्र के लिए है, इसे किसी राजनीतिक दल से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या और उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सेना और राष्ट्र की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सेना के बीच में किसी पार्टी को जाने की जरूरत नहीं। जिस तरह से वो सफल अफसरों की चर्चा करते हैं, सेना इस राष्ट्र के लिए है। स्वतंत्र देव सिंह ने जोर देकर कहा कि भारतीय सेना देश की शान और सुरक्षा का प्रतीक है और इसे किसी भी राजनीतिक दायरे से ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो सेना के सम्मान और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित हो। सेना के बीच में किसी दल को जाने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार सफल अधिकारियों को लेकर चर्चा करती है, सेना तो इस राष्ट्र के लिए, समाज के सभी सुरक्षा, सभी धर्मों, जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सभी सुरक्षित रहें, इसलिए सेना पहरे पर खड़ी रहती है। बर्फ की चोटियों में, मोरम जैसे गर्मियों में खड़ी रहती है, जहां रेत केल उड़ता है, ऐसे स्थानों पर खड़े होकर देश की सुरक्षा, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। और सेना के बारे में टिप्पणी करना ये कहां तक न्याय उचित है? मैं बोल रहा हूँ, सेना के बारे में कभी नहीं टच की, किसी पार्टी के किसी सदस्य को सेना के बारे में नहीं टच करना। सेना इस राष्ट्र और देश के लिए, और सेना के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, आज देश में रह रहे हैं। सेना ही बॉर्डर पर सुना, आज जो आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को घुस को मारे, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पूरी सेना के सभी जवानों ने जिस प्रकार बदला लिया सिंदूर ऑपरेशन, ये बधाई के पात्र हैं। उन्हीं के कारण देश सुरक्षित है और हम सब सुरक्षित हैं। कानून काम करता है, जो दोषी रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती है। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने राम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में सड़क, बिजली और जल सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य अयोध्या को न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैश्विक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। इस दौरान स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अयोध्या में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान और विकास कार्यों की समीक्षा यूपी के एक नए युग की तस्वीर पेश करती है। एक तरफ सेना के सम्मान और राष्ट्रवाद की बात, तो दूसरी ओर अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ सपा के मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अभद्र और अश्लील टिप्पणी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इस शर्मनाक घटना के बाद इंदिरा नगर निवासी अच्युत पांडे ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें डिप्टी सीएम और उनके माता पिता पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में उस समय सियासी हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उनके माता पिता के खिलाफ अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गई। इंदिरानगर निवासी अच्युत पांडे ने इस अमर्यादित टिप्पणी को लोकतंत्र की मर्यादा पर हमला बताते हुए हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा मीडिया सेल और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर सौंपी है। शिकायत में कहा गया है कि सपा के आधिकारिक हैंडल से की गई टिप्पणी न केवल ब्रजेश पाठक की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि उनके माता पिता के प्रति भी अपमानजनक है। इस टिप्पणी ने न सिर्फ पाठक के समर्थकों बल्कि आम जनता में भी गुस्सा पैदा कर दिया है। हजरतगंज पुलिस ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मुझे दुख है कि समाजवादी पार्टी किस रूप में अपना अस्तित्व बचाने और बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। हमारी संस्कार संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं है। आज ब्रजेश पाठक जी के लिए अगर कोई आदमी, कोई दल के लोग कुछ भी कह लेते तो शायद मैं ये बात न करता, लेकिन इतना दुख हो रहा है कि ब्रजेश पाठक जी
जो संवैधानिक रूप से जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा कर रहे हैं, उनको उनके स्थान पर उनकी मां को भी गाली दी जाए, यह तो सभ्य समाज किसी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये केवल ब्रजेश पाठक जी, ये केवल ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए नहीं है, ये तो सर्व समाज के लिए गाली जैसा, अपमान करने जैसा विषय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान समाजवादी पार्टी के लोगों को इतनी शक्ति दे कि कम से कम दूसरे की मां में भी उन्हें अपनी मां दिखाई पड़े, ऐसा भगवान समाजवादी पार्टी के लोगों को शक्ति दे। ये मामला तब और गहरा गया जब बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने भी सपा मीडिया सेल के खिलाफ हजरतगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराई। ब्रिजेश पाठक ने इस घटना पर दुख जताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया, क्या ये उनकी पार्टी की भाषा है? क्या यह आपका आधिकारिक हैंडल है? किसी के माता पिता के लिए ऐसी शब्दावली लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। सपा ने इस टिप्पणी को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये मामला सियासी जंग का रूप ले चुका था। ब्रिजेश पाठक के खिलाफ की गई यह अभद्र टिप्पणी न केवल एक व्यक्ति का अपमान है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मर्यादाओं के पतन का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर मथुरा में नगर आयुक्त ने शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नाला सफाई का निरीक्षण किया। नए बस स्टेशन और भूतेश्वर तिराहे के पास जलभराव के प्रमुख स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक विस्तृत योजना के साथ ही डीपीआर शासन को भेजी गई। इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर आयुक्त ने शहर के प्रमुख नालों की सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान दो मुख्य स्थानों पर बस स्टेशन के पास और भूतेश्वर तिराहे के पीछे नीचे की पुलिया पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां हर साल बारिश में अधिक जलभराव होता है। वहीं नगर आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी अपनी समस्याएं रखी, जिन्हें प्रशासन ने गंभीरता से लिया। नगर आयुक्त ने बताया कि जलभराव की इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। इसके तहत नए बस स्टेशन और भूतेश्वर तिराहे के पास नालों के पुनर्निर्माण, गहरीकरण और जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस डीपीआर के लागू होने से मथुरा के इन इलाकों में जलभराव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो दो प्रमुख बिंदु हैं, एक तो जो नया बस स्टेशन के पास है और भूतेश्वर तिराहा के पीछे जो अंडरपास की पुलिया है, वहां पर सबसे ज्यादा जलभराव की समस्या होती है। दोनों के संबंध में हम लोगों ने एक वृहद प्लानिंग करके एक डीपीआर शासन में भेजी है और एक बड़ा प्रोजेक्ट भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और हम शासन के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि इस प्रस्ताव को जल्दी स्वीकृत कर दिया जाएगा। संभवतः ये अगले 1 साल में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और इस बार लोगों को समस्याएं कम से कम हो, तो हम लोग प्रिवेंटिव तैयारी कर रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक एक बिंदु को हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे कि समस्या कम से कम हो और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हम लोग अपनी पूरी कर रहे हैं कि भविष्य में कभी इस प्रकार की समस्या ही ना उत्पन्न हो। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म मेजर भी हम लोग ले रहे हैं। मथुरा के लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। भूतेश्वर तिराहे के पास जलभराव के कारण दुकानों और सड़कों पर भारी नुकसान होता है। वहीं नए बस स्टेशन के पास यात्रियों को भी बारिश में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको जानकारी है कि वर्षा ऋतु अगले 1 से 1.5 महीने में हमारे मथुरा में दस्तक देने जा रही है और हर वर्ष यह देखने में आया है कि कुछ हमारे चौक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज की समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न होती है और जो नालों का पानी है वो रोड पर आ जाता है, लोगों के घरों में आ जाता है, जिससे आम व्यक्ति के जीवन में उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी की तैयारियों के चलते करीब 1-1.5 महीने पहले ही हम लोग पूरी इन तैयारियों में जुटे हैं कि किस तरीके से कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर ये ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न होती है, उसको हम लोग एक एक करके
हर जगह फील्ड विजिट करेंगे, उन पॉइंट्स को देखेंगे, वहां के लोगों से, आम लोगों से पूछेंगे कि क्या समस्या होती है, किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है। समस्या उत्पन्न होती है वो कम से कम उत्पन्न हो और लोगों का जो जीवन है, आम मानस का जीवन हो, प्रभावित ना हो। और फुटपाथों का जो अतिक्रमण हो रहा है उसके संबंध में क्या करेंगे? उस अतिक्रमण को भी हम लोग हटवाने जा रहे हैं। उसके संबंध में हमारी टीम के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। वो लोग चिन्हित करके जो भी अतिक्रमण है उसको यथाशीघ्र यहाँ से हटवाया जाएगा और आने और भी जितने बिंदु हैं हमारे इस तरीके के, सब हम लोग विजिट करने जा रहे हैं और इस पर बड़ी कार्रवाई होने जाएगी। समस्या हर बढ़िया को देखने को मिलती है, आम कसरत होती है, उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस बार क्या मथुरा में नगर आयुक्त का नाला सफाई निरीक्षण और डीपीआर की पहल शहर को जलभराव से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वच्छता, सुविधा और विकास के लिए इस प्रयास से मथुरा की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर प्रयागराज में भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने बड़े स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं। ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ स्टेशनों पर पानी की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया और अप्रैल में 112 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और मई में 1500 ट्रिप्स की योजना भी है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में गर्मी अपने चरम पर है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस भीषण गर्मी में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। रेलवे ने ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन तेज कर दिया है ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। भी होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों की तरफ मूवमेंट करते हैं, लंबी छुट्टियां बिताने के लिए घर की ओर, परिवार की ओर कहीं भी जाते हैं या बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस की ओर भी जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल बहुत सारी समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा भी बहुत सारी समर स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। केवल अगर अप्रैल महीने की बात करें तो हम लोगों ने 112 पेयर 112 पेयर समर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया और इनकी हम लोगों ने लगभग 1280 ट्रिप्स चलाई हैं। और जो मई का अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसके अनुसार लगभग हम लोग 1500 ट्रिप्स और चलाने जा रहे हैं केवल मई महीने में। और इसी तरह से जून महीने के लिए भी अब तक 1400 से ज्यादा ट्रिप्स प्लान हो चुकी हैं, जो कि फर्दर और एक्सटेंड होने की संभावना है। तो इस तरह से एक देखा जाए तो हम लोग लगभग 1300 से 1500 ट्रिप्स पर मंथ समर स्पेशल के दौरान, समर स्पेशल ट्रेनों में चला रहे हैं, ताकि जिन भी यात्रियों को नियमित गाड़ियों में टिकट की सुविधा नहीं मिल पा रही है वो इन समर स्पेशल ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करा के यात्रा कर सकते हैं। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रयागराज, झांसी, आगरा और आसपास के प्रमुख स्टेशनों से हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे रूट्स को कवर करती है। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों और तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े गए हैं और इसी के साथ ही यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। शीतल जल की उपलब्धता लोगों को हो सके, ठंडा पानी उन्हें मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों के सभी स्टेशनों पे जहां पे भी कैटेगरी वाइज वाटर कूलर उपलब्ध होने चाहिए वो सारे वाटर कूलर हमारे 15 अप्रैल से फंक्शनल हो चुके हैं। सारे वाटर कूलर को फंक्शनल कर दिया गया है ताकि वो ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। हमारी वाटर वेंडिंग मशीन्स जिन भी स्टेशनों पे उपलब्ध हैं वो सारी वाटर वेंडिंग मशीन्स हमने फंक्शनल कर दी हैं। इसके अलावा किसी भी तरह से रेल नीर की अथवा जो अप्रूव्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो उपलब्ध रहे स्टेशन पे और उन पे ओवर चार्जिंग ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही हम लोग बहुत सारे एनजीओज जो नागरिक संगठन है, स्काउट गाइड, इनकी सहायता से कई सारे स्टेशनों पे हम लोग शीतल जल के लिए प्याऊ, निःशुल्क प्याऊ जो कि ठंडा जल उपलब्ध करा रहे हैं वो हम प्रदान कर रहे हैं। जैसे आप प्रयागराज जंक्शन, झांसी में डिवीजन में कई सारे स्टेशनों पे, आगरा मंडल में, धौलपुर में, ये सारी जगहों पे हमारे
शीतल जल के जो प्याऊ है निःशुल्क, ये भी फंक्शनल हो चुके। प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे की ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें और पानी की व्यवस्था यात्रियों के लिए राहत का सबब बन रही है। 112 जोड़ी ट्रेनों को लेकर 1500 ट्रिप्स की योजना तक रेलवे हर कदम पर यात्रियों की सुविधा का ध्यान रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ चारबाग के मोहन होटल में आधी रात को भीषण आग लग गई। होटल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए सामान छोड़कर भागे। वहीं फायर ब्रिगेड और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग का कारण किचन में गैस लीक बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित मोहन होटल में अचानक से आग लग गई। आग होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बनी किचन से शुरू हुई, जिसके कारण गैस सिलेंडर में रिसाव बताया जा रहा है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और धुआं पूरे होटल में फैल गया। वहीं होटल में मौजूद लोग डर के मारे सामान, चप्पल, जूते छोड़कर भागने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया। हसनगंज थाना क्षेत्र की पुलिस और दमकल कर्मियों ने मिलकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और होटल के 17 कमरों में मौजूद करीब 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान स्थानीय लोगों और चारबाग युवा व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी बचाव कार्य में मदद की और लखनऊ में मुख्य दमकल अधिकारी मंगेश कुमार ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि होटल में अग्नि सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। ये होटल मोहन है, उसमें लगभग 12 बजे की घटना है जो हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ के हमने देखा तो जो है रसोई में आग लगी थी ग्राउंड फ्लोर पर। टोटल 17 कमरे इनके ऑक्यूपाइड थे। 17 कमरों में टोटल 30 लोग थे। सभी लोगों को बाहर सब से निकाल लिया गया है। कोई जनहानि नहीं है। आग पूरी तरह बुझा ली गई है। तो आग लगने का कारण क्या है? कितने लोग बाहर निकाला गया? टोटल 17 कमरे इन्होंने चढ़ाए थे, उसमें 30 लोग थे, तो 30 के 30 बाहर निकालेंगे। और जो ग्राउंड फ्लोर पर किचन बनी हुई है, किचन में जो है आग लगी थी, तो उसको भी बुझा लिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ पता नहीं लग पाया क्योंकि किचन में आग लगी थी, तो किचन में जो है बहुत सारे रीजन है आग लगने के जो है, क्योंकि LPG भी यूज करते हैं खाना बनाते समय, और भी चीज़ें हैं, बिजली की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी तो धुआं बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो धुआं जो है ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब पे धुआं फैला हुआ था। इस घटना ने एक बार फिर से होटलों में अग्नि सुरक्षा के मानकों पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। कुछ लोगों को धुएं से भरे कमरे से निकालने के लिए दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं योगी सरकार ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लखनऊ के मोहन होटल में लगी आग ने एक बड़े हादसे की आशंका को जन्म दिया, लेकिन फायर ब्रिगेड और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने सभी की जान बचा ली। ये घटना हमें सुरक्षा के प्रति सजग रहने की सीख देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।